हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट में नॉन पोलर एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। इससे पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? इंसुलेटिंग मटेरियल विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर क्या होते हैं? वो दो सब्सटेंस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन्स डाइलेक्ट्रिक्स डू नॉट कंडक्ट इन इलेक्ट्रिसिटी बट दे ट्रांसमिट ओनली द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। सिर्फ इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सिर्फ ट्रांसमिट करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर एंड नॉन पोलर। व्हाट इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स? इन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज द सेम। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि एटम, अगर हम सिंपल एटम लेते हैं तो उसके अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, उसके चारों तरफ फिक्स्ड ऑर्बिट में सर्कुलेट करते रहते हैं। लेकिन दोनों का जो सेंटर होता है वो एक ही होता है। इट मीन्स देयर इज नो सेपरेशन ऑफ द चार्ज। तो वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर सेम होने की वजह से उनके अंदर कोई भी पोल यानी कोई भी पोल नहीं बनते, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? नॉन पोलर। फॉर एग्जांपल H2, जैसे हाइड्रोजन अगर मॉलिक्यूल बनता है तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर इसी तरह से, यानी दोनों क्या सेम मॉलिक्यूल्स हैं। नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ले ले तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है कि जो शेयर्ड पेयर है वो सेंटर में रहता है। इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर यानी किसी तरफ वो शेयर्ड पेयर शिफ्ट नहीं होता। वहाँ पर जहाँ पर पॉजिटिव का सेंटर है वहीं पर यानी सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं है। सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब जब सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई सेपरेशन नहीं है, तो नेट जो डाइपोल मूवमेंट हो जाएगी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की, दैट विल बी जीरो। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोलर मॉलिक्यूल्स। इन पोलर मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव और नेगेटिव का जो सेंटर होगा वो डिफरेंट होगा। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर इज डिफरेंट। फॉर एग्जांपल H2 मॉलिक्यूल या HCl मॉलिक्यूल लेते हैं तो HCl मॉलिक्यूल में क्या था, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो टुवार्ड्स क्लोरीन की तरफ क्या होता है, ज़्यादा शिफ्ट हो जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन द हाइड्रोजन। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर में ना रहकर रेकल और क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट होता है, कंप्लीटली मूव नहीं होता। शिफ्ट होने की वजह से देयर विल बी द स्मॉल नेगेटिव चार्ज ऑन द क्लोरीन, और क्योंकि हाइड्रोजन से दूर जा रहा है इसलिए उसके ऊपर क्या आ जाएगा? स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। इट मीन्स यहाँ पर डाइपोल यानी पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर अलग अलग शिफ्ट हो गया, इसलिए ये मॉलिक्यूल कैसा बन गया हमारे पास? पोलर मॉलिक्यूल। इसी तरह से अगर हम H2O में देखते हैं तो इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन द हाइड्रोजन। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होने से इनके ऑक्सीजन के ऊपर स्मॉल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा? स्मॉल पॉजिटिव। इट मीन्स यहाँ पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर सेम नहीं है, सेपरेशन ऑफ चार्ज है, इसलिए यहाँ ये नेगेटिव पोल्स बन गए और ये क्या बन गया हमारे पास? पॉजिटिव पोल्स। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर सेम नहीं है, अलग अलग होने की वजह से इसकी कुछ ना कुछ नेट डाइपोल मूवमेंट होगी। जैसे हमारे पास नॉन पोलर में था, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कोई सेपरेशन नहीं थे इसलिए वहाँ पर नेट डाइपोल मूवमेंट क्या थी? जीरो। लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं है, यहाँ पर कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होगी। नाउ द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन किस तरह से होगा? सबसे पहले नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो जहाँ पर पॉजिटिव का सेंटर है वहीं नेगेटिव का सेंटर है, तो वो मॉलिक्यूल हमारा क्या हो जाएगा? नॉन पोलर की तरह ही बिहेव करेगा। लेकिन अगर हम उस नॉन पोलर मॉलिक्यूल को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो नेगेटिव सेंटर है इट विल मूव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पॉजिटिव सेंटर विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इट मीन्स जो नेगेटिव सेंटर है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा और जो पॉजिटिव सेंटर है वो क्या? नेगेटिव की तरफ। यानी अब ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? पोलराइज। लेकिन जैसे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव करेंगे ये वापस क्या बन जाएगा हमारे पास? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इट मीन्स ये पोलर मॉलिक्यूल तब तक ही रहेगा जब तक कि उस मॉलिक्यूल को हम क्या करेंगे? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। तो ये अगर हमने कोई स्लैब ले ली, उसके अंदर ये हमने एटम्स दिखा रखे हैं जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर वही है जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। लेकिन जैसे ही हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर क्या हो जाएगा? अलग अलग। नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं
पोलर मॉलिक्यूल्स में ऑलरेडी स्मॉल डाइपोल्स हैं, ये हमने डाइपोल्स दिखा रखे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड है, बट दीज डाइपोल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड, क्योंकि थर्मल एनर्जी की वजह से, हीट की वजह से ये रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, और रैंडमली ओरिएंटेड होने की वजह से इनका जो नेट डाइपोल मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा हमारे पास जीरो, क्योंकि अगर हम देखें एक का जो डाइपोल मूवमेंट है दूसरे का, वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो ऑलमोस्ट अगर हम सबका इफेक्ट लेंगे तो जो नेट डाइपोल मूवमेंट है दैट विल बी जीरो। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं है, लेकिन टोटल जो हम लेंगे सारे का इफेक्ट लेंगे, वेक्टर की तरह उनको ऐड करेंगे तो जो नेट डाइपोल मूवमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन जब हम इस स्लैब को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये जो रैंडमली ओरिएंटेड जो हमारे पास डाइपोल्स है, स्मॉल डाइपोल्स है, वो सारे क्या करेंगे, एक डायरेक्शन में अलाइन कर जाएंगे, और एक डायरेक्शन में अलाइन होने की वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास सिमिट्री आ जाएगी। तो अब ये जो यहाँ पर है इनका जो नेट डाइपोल मूवमेंट है वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू इनकी जरूर होगी, वेक्टर इनका जीरो नहीं होगा। तो इन दिस केस डाइपोल मूवमेंट विल नॉट बी जीरो। और ये जो डाइपोल मूवमेंट है दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, एक तो हमने एक्सटर्नल फील्ड कितना लगाया, दूसरा थर्मल एनर्जी, क्योंकि थर्मल एनर्जी तो इनको क्या कर रही है, अपनी पोजिशन से उनको हटा रही है, और एक्सटर्नल फील्ड क्या कर रहा है, उनको एक डायरेक्शन में अलाइन। तो ये दोनों अपोजिट फैक्टर्स काम कर रहे हैं। कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर गया, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट कर गया तो हमारे पास डाइपोल मूवमेंट बढ़ती चली जाएगी, और अगर थर्मल एनर्जी हमारे पास डोमिनेट करगी तो उस टाइम पर हमारा डाइपोल मूवमेंट क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो इस तरह से अगर हम पोलर मॉलिक्यूल को, डाइलेक्ट्रिक को अगर हम किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो ये सारे डाइपोल मूवमेंट्स, डाइपोल्स क्या हो जाएंगे, जो टाइनी डाइपोल्स हैं वो सारे एक डायरेक्शन में अलाइन कर जाएंगे और नेट डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा। अब ये हमने दिखा रखा है, हमने ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने प्रोड्यूस किया, दिस इज पॉजिटिव प्लेट एंड दिस इज नेगेटिव प्लेट एंड ई नोट इज द एक्सटर्नल। यहाँ पर हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी, जैसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे तो सारे जो हमारे पास डाइपोल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, अलाइन कर जाएंगे। इस तरह से अलाइन करेंगे कि नेगेटिव तो जो सेंटर होगा वो पॉजिटिव की तरफ आएगा, और जो पॉजिटिव सेंटर होगा वो क्या आएगा, नेगेटिव की तरफ आएगा। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, सपोज करो हमने यही सिचुएशन ले ली, इस सिचुएशन में ये जो पॉजिटिव है चार्ज इस नेगेटिव को क्या करेगा, खत्म कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। इसी तरह से ये पॉजिटिव क्या कर देगा, इस नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करेगा। इट मीन्स जो अंदर है वो सारे चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। फर्क क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज इधर इकट्ठा हो जाएगा और हमारे पास पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस लाइन पर, या हम क्या कह सकते हैं इस पोजीशन पर वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। बीच में जो चार्ज हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पर सारा नेगेटिव चार्ज इधर इकट्ठा हो चुका है और पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बीच वाला चार्ज वो क्या है, वो आपस में डाइपोल्स ने न्यूट्रलाइज कर दिया। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर एक न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, जो किसकी वजह से है, जो अंदर चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है उसकी वजह से, और उसको हमने क्या किससे रिप्रेजेंट किया, ईपी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब देखो एक्सटर्नल जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, और जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, राइट टू लेफ्ट। इट मीन्स ये दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट है। तो जो नेट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इनसाइड द स्लैब दैट विल बी द ई नोट माइनस में ईपी। और हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हमारे इसके अंदर से क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और जो स्लैब के अंदर डाइलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वही फार्मूला जो हमने सिग्मा बाय अब एप्सिलॉन नॉट इन यूज़ करेंगे, बिकॉज यहाँ पर वैक्यूम नहीं है, यहाँ पर कोई मीडियम है। एप्सिलॉन इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और जब सिग्मा का फार्मूला रखेंगे क्यू डिवाइडेड बाय ए रखेंगे। तो ये चीज़ नोट करने की है कि यहाँ पर हमने एप्सिलॉन नोट नहीं यूज़ किया, हमने एप्सिलॉन यूज़ किया है। व्हाट इज एप्सिलॉन, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जो हमने ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब यूज़ किया इसकी परमिटिविटी है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है व्हेन ए conducting slab is introduced between the plates of the capacitor. Capacitance of the parallel plate capacitor when a conducting slab is introduced. हमने ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया, उसके ऊपर वन प्लेट के ऊपर हमने दो प्लेट्स ले ली, दिस इज द प्लेट ए एंड दिस इज द प्लेट बी। ए के ऊपर हमको पॉजिटिव चार्ज दे रखा है और बी को नेगेटिव, और डी इज द सेपरेशन बिटवीन दीज टू प्लेट्स। और अगर हम इसकी जो हम कैपेसिटेंस निकाली वो हम पहले निकाल चुके हैं, एप्सिलॉन नॉट ए
डिवाइडेड बाय डी। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हमने इसमें क्या किया, एक कंडक्टिंग स्लैब, ये कंडक्टिंग स्लैब है जिसकी थिकनेस क्या दे रखी है हमारे पास टी, ये हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दी। अब कंडक्टिंग स्लैब है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव, क्योंकि कंडक्टर्स है, चार्ज कैरियर्स हैं, तो पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, या नेगेटिव है तो पॉजिटिव। लेकिन इससे पहले हम पढ़ चुके हैं तो कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो ज़ीरो होती है। तो इस जो प्लेट है इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो ज़ीरो होगी, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो वही होगा जितना आउटसाइड है। यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट लगा रहे हैं, ये जो इस डायरेक्शन में है, इसकी वैल्यू और इसके अंदर जो जनरेट होगा वो दोनों इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके अंदर क्या हो जाएगा, हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। अब हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। अब क्योंकि ये जितने डिस्टेंस तक, ये टी डिस्टेंस तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, जो आउटसाइड स्पेस है इसके बाहर, स्लैब के बाहर, वहीं पर क्या है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी ई नोट टी से बाहर, टी से बाहर का डिस्टेंस क्या है हमारे पास, डी माइनस टी। तो डी माइनस टी डिस्टेंस तक यहाँ पर इस रीजन में और इस रीजन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रेजेंट है। दैट इज अगर हम डी में से अगर ये टी माइनस कर दे तो ये स्पेस आ जाता है, वहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी प्रेजेंट है हमारे पास, ई नोट। अब ई नोट की वैल्यू क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, क्यू डिवाइडेड बाय ए। तो अब स्लैब इंट्रोड्यूस करने के बाद हमारी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, फार्मूला वही है, क्यू डिवाइडेड बाय वी। वी की वैल्यू हमने पुट कर दी, क्यू इंटू में डी, ए से क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, और यहाँ से सी की वैल्यू आ गई हमारे पास एप्सिलॉन नोट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी। अब जो डिनोमिनेटर है इसमें से अगर हम डी कॉमन लेते हैं तो डी कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस में टी बाई डी। अब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसकी है, सी नोट। सी नोट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर व्हेन देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक स्लैब, यानी जब जहाँ व्हेन देयर इज नो कंडक्टिंग स्लैब, यानी जब कोई स्लैब ही नहीं थी उस टाइम पर जो इसकी कैपेसिटेंस थी वो क्या थी हमारे पास, सी नोट। तो ये वैल्यू मैंने सी नोट पुट कर दी, नीचे क्या आ गया 1 माइनस में टी बाई डी। अब ये जो वैल्यू है दिस इज डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है दिस इज लेस देन 1, तो ओवर आर वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1। तो c बाई सी नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू 1 से कम है, जैसे अगर हम 1 को डिवाइड कर देते हैं 0.5 से, तो अगर डेसिमल हटाएं तो 10/5 दैट इज 2, यानी अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू 1 से कम होगी तो जो रिजल्ट आएगा वो 1 से ग्रेटर आएगा। तो यहाँ पर भी यही है, क्योंकि 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स ये वैल्यू क्या है 1 से कम, तो जो टोटल रिजल्ट आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन 1। इट मीन्स c बाई सी नोट इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, c इज ग्रेटर देन सी नोट। व्हाट इज c? c इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर व्हेन कंडक्टिंग स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड एंड c नोट इज द कैपेसिटर व्हेन देयर इज वैक्यूम। इसका मतलब क्या है, कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करने से क्या हो गया, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। तो हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आया है, व्हेन वी इंट्रोड्यूस ए कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इट्स कैपेसिटेंस इज इंक्रीज्ड। अगर मान लो जो हमने इसके अंदर स्लैब ली है वो उतनी ही ले ले जितने के बीच में सेपरेशन है, यानी टी अगर डी के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो ये वैल्यू डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगी, 0। 1/0 इज इन्फिनिटी, इट मीन्स उस टाइम पर जो कैपेसिटेंस आ जाएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास, इन्फिनिटी। अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर उतना जितनी उसकी लेंथ है, अगर जितना उसमें सेपरेशन है प्लेट्स के बीच में, उतनी ही थिकनेस की अगर हम कोई कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उसकी जो कैपेसिटेंस है वो इनफाइनाइट हो जाएंगी। इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है, अभी तो हमने कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस की थी, अब हम इसके बीच में क्या करेंगे, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे, तो क्या इफेक्ट होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।